कॉल आ रहा है, ज़रा सा डिस्कनेक्ट हुआ था इसलिए, ठीक है। हाँ, कहाँ पे था मैं? इन्फीरियर वॉल में, ठीक है। इन्फीरियर वॉल जो ये हमारा जो डायग्नोस हुआ ना, पेशेंट ने मोशन करते वक्त स्ट्रेन किया था, ठीक है। मोशन करते वक्त पेशेंट ने स्ट्रेन किया, मोशन करते वक्त पेशेंट को स्ट्रेन करने के बाद ओल्ड एज पेशेंट में कैसे ये हमारा बैठ जाता है फ्रेंड्स। ऐसे मैक्सिमम केसेस है, इसलिए कार्डियोलॉजिस्ट वगैरह जो रहते हैं उन्होंने उन्हें वो भी पेशेंट ओल्ड एज पेशेंट में वगैरह की स्टूल सॉफ्टनर्स वगैरह देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। स्टूल सॉफ्टनर्स वगैरह देते ही देते हैं। इसलिए पेशेंट को फ्रेंड्स मैंने पहले ही लगा था कि पेशेंट स्ट्रेन करते वक्त पेशेंट को गिर गया है, इसलिए हमें ईसीजी निकाल के पेशेंट को रूल आउट करना है। क्योंकि पेशेंट डायबिटिक है, उसको चेस्ट पेन वगैरह नहीं है, ठीक है। पर्सपायरेशन है, दूसरा चीज़ें से जो पर्सपायरेशन है, और बाकी पेशेंट तो इसलिए पैरामीटर्स बाकी भी देखने रहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सिर्फ ओनली इसलिए एमआई में ओनली चेस्ट पेन ही हमें देखना नहीं है, बाकी पैरामीटर्स भी देखने रहते हैं। उसको पर्सपायरेशन देखना रहता है, स्वेटिंग वगैरह है क्या, उसको वोमिटिंग है क्या, नौशा वोमिटिंग है क्या, ये सब चीज़ें भी पेशेंट्स देखने रहते हैं। इसलिए हमने पेशेंट को कैसे लोडिंग डोज दिया, ठीक है। मैनेजमेंट में क्या किया हमने, पेशेंट को लोडिंग डोज दिया। लोडिंग डोज में क्या क्या देना रहता है, ओपीडी मैनेजमेंट हमने सीखी थी, ठीक है। बताओ आप में से कौन क्या क्या देना है लोडिंग डोज में? हम्म स्टार्ट करो कोई तो, थोड़ा थोड़ा। हमने ये चीज़ें देखी है। यस। हम्म कितना देना है इकोस्पिरिन? 300 mg, वेरी गुड। और क्लोपिडोग्रेल 300 mg। फ्रेंड्स, एनटीजी सबलिंगुअल देना है, लेकिन क्या है लोडिंग डोज में नहीं आता, ठीक है। लोडिंग डोज में सबसे तीन मेन चीज़ें आती है। टैबलेट इकोस्पिरिन है 300 mg, टैबलेट क्लोपिडोग्रेल है 300 mg, एंड टैबलेट एट्रोस्टेटिन है 80 mg, सॉरी, ठीक है। हाँ, लो मॉलिकुलर वेट भी है, वो बता देता हूँ मैं कैसे देना है, ठीक है। हाँ, LMW 0.6 ml भी देना है, देता बताता हूँ मैं कैसे करना है वो, ठीक है। सबसे मेन है इकोस्पिरिन देना है 300 mg, बाद में क्लोपिडोग्रेल देना है 300 mg, एंड टैबलेट एट्रोस्टेटिन देना है 80 mg। इसका रोल मैंने हमारे लेक्चर्स में बताया है कैसे कैसे देना है, ठीक है। ये मेन तीन टैबलेट तो देना ही देना ही रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर पेशेंट को चेस्ट पेन वगैरह अग्रीवेट होता है तो हमें नाइट्रोग्लिसरीन भी देने हैं, ठीक है। चेस्ट पेन अग्रीवेट होता है तो नाइट्रोग्लिसरीन भी दे सकते हैं, जो आपने बोला एनटीजी टैबलेट सबलिंगुअली देने, ठीक है, वो भी दे सकते हैं। लेकिन जो मेन तीन चीज़ें है ना, टैबलेट इकोस्पिरिन है, टैबलेट क्लोपिडोग्रेल एंड टैबलेट एट्रोवास्टैटिन, ठीक है। ये तीन मेन चीज़ें हैं, इससे कैसे मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज होता है फ्रेंड्स, ठीक है। एंड जो LMW है ना, लो मॉलिकुलर वेट हेपेरिन, मैंने वो भी बोला था 0.6 ml सबक्यूट देना है पेशेंट को, ठीक है। फ्रेंड्स, ये LMW का एक कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी रहते हैं कि LMW देने के बाद पेशेंट को जो एंजियोप्लास्टी वगैरह है, एंजियोग्राफी वगैरह है, जरा सा उसमें कुछ लिमिटेशंस आते हैं। कई कार्डियोलॉजिस्ट LMW देने के बाद एंजियोग्राफी करना प्रिफरेबल नहीं मानते, और कई जो फिजिशियन है LMW देने के बाद स्टेप्टोकाइनेसिस से थ्रोम्बोलाइज वगैरह कई जन नहीं करते, और कई फिजिशियन करते भी है, ठीक है। लेकिन LMW देने के बाद जो टेनेक्टिप्लेज वगैरह है वो दे सकते हैं, लेकिन STK वगैरह देना है तो कई पेशेंट में जरा सा लिमिटेशंस आ जाते हैं, जरा सा सोचना पड़ता है। लेकिन जो हमारे ओपीडी बेसिस पे ये तीन चीज़ें देना ही देना रहता है फ्रेंड्स। टैबलेट इकोस्पिरिन देना है, टैबलेट क्लोपिडोग्रेल देना है, टैबलेट एट्रोस्टैटिन देना है 80 mg स्टैट में फ्रेंड्स, ठीक है। ये फ्रेंड्स मैंने जो डायग्नोसिस किया था ना, एक डायग्नोसिस मेरे अब तक मतलब किसी को लगा भी नहीं था कि पेशेंट को EMI हो सकता है। सब लोग यही मान रहे थे कि पेशेंट स्नेह शोधन करने के बाद उसको पेशेंट को गिर गया, ठीक है। पेशेंट गिरा फ्रेंड्स, क्यों गिरा, लेकिन पेशेंट मोशन करते वक्त स्ट्रेन किया, पेशेंट ने स्ट्रेन किया, इसलिए पेशेंट को EMI बैठ गया, ठीक है। EMI आने के बाद पेशेंट सिनकोप में गया, सिनकोप में जाने के बाद पेशेंट को बाहर लाया, बाहर लाने के बाद हमने वाइटल्स वगैरह चेक किए, इसके और सब पैरामीटर्स देखने के बाद मुझे लगा कि हाँ भाई इसको EMI हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने ECG निकाला, ECG निकालने के बाद एकदम क्लियर कट इन्फेरॉल EMI आया था फ्रेंड्स इसमें, ठीक है। इसलिए पेशेंट को हमने लोडिंग डोज वगैरह दिया, लोडिंग डोज वगैरह देने के बाद हमको उसको कार्डियोलॉजिस्ट के पास रेफर वगैरह किया। फिर पेशेंट को थ्रोम्बोलाइज वगैरह करने के बाद पेशेंट बाद में स्टेबल भी हो गया। लेकिन फ्रेंड्स, पेशेंट को सब लोग ये शिफ्ट करने वगैरह मतलब इसमें जो भी कुछ टाइम है ना, पेशेंट को इस चीज़ में पेशेंट को हार्ट ब्लॉक भी बैठ गया था फ्रेंड्स, ठीक है। ये हार्ट ब्लॉक भी बैठ गया था, उसको टेम्पररी मतलब ट्रीटमेंट करने के बाद वो भी ये होता है, उसको ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है। कार्डियोलॉजिस्ट ने अच्छी तरह से उसको मैनेज किया, और पेशेंट जान भी बच गए फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए मैं जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स वगैरह देते ना, मैं हमारे स्टूडेंट्स को वही बोलता हूँ, स्टूडेंट को भी और हमारे पेशेंट को भी। एंटी हाइपरटेंसिव जो ड्रग है ना फ्रेंड्स, इनकेस पेशेंट समझो 6 बजे उठता है सुबह, तो 6 बजे उठता है तो जितने बजे 6 बजे उठता है तो
अगले 2 आवर्स में उसका एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन लेना ही लेना है रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए मॉर्निंग आवर्स में स्ट्रेस हार्मोन हमारे बढ़ जाते हैं, इसलिए मैक्सिमम जो एमआई वगैरह चांसेस रहते हैं ना मॉर्निंग आवर्स में आ सकते हैं पेशेंट में, ठीक है। इसलिए जो हमारे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग वगैरह है ना, वो लेने का जो रूल्स है वो मॉर्निंग आवर्स में 2 आवर्स में, मतलब पेशेंट 6 बजे उठता है तो 8 बजे के अंदर पेशेंट को ये एंटी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट लेनी ही रहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए मैंने जब सब पेशेंट को बोलता हूँ कि मैं आप 6 बजे उठते हैं तो मॉर्निंग के चाय के साथ भी ले सकते हैं, ऐसे सादे पानी के साथ भी एंटी हाइपरटेंसिव टैबलेट ले सकते हैं। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हम लोग नाश्ते के साथ ही टैबलेट लेना है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसलिए पेशेंट को ये एंटी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट वगैरह रहते हैं ना, जो अगले 2 आवर्स में ही देनी रहती है, जो सुबह मॉर्निंग आवर्स में, ठीक है। ये हो गया फ्रेंड्स इन्फेरॉल ईएमआई की केस, ठीक है। ये अच्छी तरह से हमने मैनेज की थी, पेशेंट की जान भी वगैरह बच गई, ठीक है। इसलिए हमें एक सिर्फ चेस्ट पेन ही लेके नहीं रहना है, जैसे उसके बाकी पैरामीटर्स भी देखना है, इसलिए पेशेंट को वाइटल्स वगैरह अच्छी तरह से देखने रहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अच्छी तरह से ये समझो, ऐसे पेशेंट हम लोग डायग्नोसिस वगैरह किए, पेशेंट को जान वगैरह बच गई, तो हमारे लाइफ टाइम ये अचीवमेंट रहते हैं फ्रेंड्स। एज ए डॉक्टर हमें अचीवमेंट क्या रहती है, पेशेंट की जान बचाना। अगर हमने ऐसे पेशेंट की इनकेस मतलब किसी जब पेशेंट को मैंने इनकेस से ईसीजी वगैरह निकालने के नहीं बोलता, मैंने भी जरा सा नेग्लेक्ट कर दिया था, पेशेंट को नेग्लेक्ट वगैरह कर दिया तो पेशेंट की जान तक जा सकती है, पेशेंट ऐसे में, ठीक है। इस पेशेंट की जान तक जा सकती है, इसलिए हमें एज ए डॉक्टर एकदम अच्छी तरह से वर्क करना रहता है कि पूरा तरह से पूरा पैरामीटर्स वगैरह देखना अच्छी तरह से। उसको तल्लक बुद्धि बोलते हैं, मतलब जो हमारे मराठी में है, ठीक है। इसलिए हमें एकदम एक्टिवली ये सब पार्ट देखना रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये हो गया इन्फेरॉल ईएमआई की केस। अभी हम लोग देखते हैं एसवीटी के, जो कि सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया की है, ठीक है। फ्रेंड्स दूसरी केस है सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, ठीक है। एक फीमेल पेशेंट थी, हमारे आईपीडी में एडमिटेड है, 65 ईयर्स फीमेल पेशेंट, ठीक है। 65 ईयर्स फीमेल पेशेंट है, उसको सडनली रात को 8 बजे से एकदम पाल्पिटेशंस वगैरह दिख हो रहा था, ठीक है। रात को वैसे 8 बजे के बाद में 8 बजे से पाल्पिटेशन स्टार्ट हुआ था। हमने उसका ईसीजी वगैरह निकाला, ईसीजी निकालने के बाद उसको वाइटल्स वगैरह लिए, वाइटल्स लेने के बाद पेशेंट का बीपी जो है, जो पल्स सबसे मेन जो पल्स रेट एकदम टैकिकार्डिया चल रहा था, ठीक है। पल्स काउंट किया तो मैनुअली उसका लगभग 180 पर मिनट 180 बीट्स पर मिनट से ऊपर उसका पल्स रेट जा रहे थे, ठीक है। 180 बीट्स पर मिनट से पल्स रेट जा रहे थे, उसका सैचुरेशन वगैरह ठीक था, बीपी भी उसका ठीक था 140-80 वगैरह, ठीक है। लेकिन पल्स रेट जो इसका 180 बीट्स पर मिनट से ऊपर जा रहे थे। हम लोगों ने पेशेंट का ईसीजी निकाला फ्रेंड्स। ईसीजी निकालने के बाद पेशेंट को कॉन्स्टेंटली टैकिकार्डिया, मतलब पेशेंट पूरा बाद में उसको 200 के पार भी किया था पल्स रेट वगैरह, ठीक है। हमने ईसीजी निकाला, ईसीजी में क्लियरली सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया दिखाई दे रहा था। मैं ईसीजी शेयर करता हूँ आपको। ये ईसीजी देख लेना फ्रेंड्स, ठीक है। ईसीजी में ये क्लियरली सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो V1 V2 भी देख लो, ठीक है। और लॉन्ग लीड सेकंड देखो, लॉन्ग लीड सेकंड भी देखो, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स क्लियरली दिखाई दे रहा है कि सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। ये कैसे सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया देखते हैं फ्रेंड्स, जो यहाँ पे पीआर इंटरवल है, जो कांस्टेंट पीआर इंटरवल है यहाँ पे, ठीक है। कांस्टेंट पीआर इंटरवल है, कई लीड में टी वेव इन्वर्जन भी है, और जो लीड ये सेकंड देखो, थर्ड देखो, ठीक है। कॉन्स्टेंटली ये टैकिकार्डिया दिख रहा है ना, ये सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया बोलते हैं इसको, ठीक है। ऐसे जो ईसीजी रहते हैं ना, ये ईसीजी सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया का है। इस ईसीजी में जो हमने जब पल्स कैलकुलेट की ना, इस ईसीजी हमने पल्स कैलकुलेट की तो लगभग ये 200 के आसपास जा रही थी, ठीक है। पल्स कैलकुलेट किए तो लगभग 200 के पास जा रही थी। पल्स रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं फ्रेंड्स, हार्ट रेट यहाँ पे ईसीजी से आर, ठीक है। हार्ट रेट कैसे काउंट करते हैं, 300 डिवाइडेड बाय आर इंटरवल देखते हैं, ठीक है। 300 डिवाइडेड बाय आर इंटरवल देखते हैं, तो यहाँ पे हमें लगभग 200 के पास आसपास पल्स रेट हार्ट रेट निकाला था फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे दिखाई देती है कि कांस्टेंट पीआर इंटरवल है, और ये जो टी वेव इन्वर्जन भी कहीं पर दिखाई दे रही है, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे जो सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया के साथ साथ जो टी वेव इन्वर्जन भी दिख रही है, ठीक है। टी वेव इन्वर्जन भी दिखाई दे रही है। टी वेव इन्वर्जन क्यों दिखाई देती है फ्रेंड्स, जो हार्ट रेट हमारे जब बढ़ते हैं, जो टैकिकार्डिया वगैरह डेवलप होता है, तो वहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारा डायस्टोलिक जो वहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होता है ना, सॉरी, इसके जो टी वेव इन्वर्जन दिखाई देता है, टी वेव इन्वर्जन दिखाई देता है, तो क्या होता है वहाँ पे पुअर कोरोनरी परफ्यूजन होता है, ठीक है। क्योंकि पीरियड ऑफ डायस्टोल वहाँ पे कम होता है, हार्ट टैकिकार्डिया डेवलप होता है, टैकिकार्डिया की वजह से वहाँ पे जो पुअर डायस्टोलिक जो रहता है ना, डायस्टोलिक टाइम पीरियड कम होता है वहाँ पे, ठीक है।
वहाँ पे डायस्टोलिक टाइम पीरियड कम होता है वो, इसलिए जो ब्लड प्रेशर इसलिए जो कोरोनरी को परफ्यूजन होता है ना, कोरोनरी को परफ्यूजन कम होता है वहाँ पे, इसलिए टी इन्वर्जन वहाँ पे दिखाई देता है। शायद नॉर्मल बात है वहाँ पे, ठीक है, टी इन्वर्जन वहाँ पे दिखाई देती है। लेकिन पेशेंट में जो डायग्नोसिस है ना वहाँ पे फ्रेंड्स, डायग्नोसिस वो एसवीटी है, सुप्रावेंट्रिकुलर टकीकार्डिया, ठीक है। सुप्रावेंट्रिकुलर टकीकार्डिया में फ्रेंड्स सबसे मेन चीज़ जो हमने ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस तो कंफर्म हो गया, ठीक है, डायग्नोसिस तो कंफर्म हो गया, पेशेंट का पल्स रेट भी है वहाँ पे, और पेशेंट का ईसीजी में भी एसवीटी दिखाई दे रही है, सुप्रावेंट्रिकुलर टकीकार्डिया दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स ये जो सुप्रावेंट्रिकुलर टकीकार्डिया है ना, सुप्रावेंट्रिकुलर टकीकार्डिया एक्सट्रीम इमरजेंसी रहती है हमारे मेडिकल फील्ड में, इसलिए ऐसे पेशेंट जो मैनेज होते हैं ना आईसीयू में ही मैनेज करने चाहिए। लेकिन हम पेशेंट को जब शिफ्ट करते वक्त, मतलब शिफ्ट तो करना ही रहता है ऐसे पेशेंट को, लेकिन जरा सा हमें इनिशियल ट्रीटमेंट भी हम लोग दे सकते हैं। सबसे पहले मैंने जो दिया था, मैंने कार्डोरॉन हमारे पास अवेलेबल था, इसलिए हमने जो इंजेक्शन कार्डोरॉन है, ठीक है, एंटी एरिथमिक ड्रग्स में आता है ये इंजेक्शन, कार्डोरॉन दिया था 150 mg स्टैट में दिया था, ठीक है, इंजेक्शन कार्डोरॉन 150 mg स्टैट बोलस में दिया था। इसका जो एम्पुल आता है ना फ्रेंड्स, एम्पुल में क्या रहता है 50 mg पर ml में रहता है, ठीक है, एम्पुल कितना रहता है 50 mg पर ml, एज ए 3 ml का एक एम्पुल रहता है। 3 ml एम्पुल में 150 mg कार्डोरॉन रहता है, 150 mg कार्डोरॉन हमने स्टैट में बोलस में पेशेंट को दे दिया, ठीक है। बोलस में देने के बाद पेशेंट को पल्स थोड़ा बहुत कम हुआ था, 200 से 180 तक आ गया, लेकिन पूरा एकदम स्टेबल हुआ का नहीं हुआ। बाद में पेशेंट को हमने कैरोटिड मसाज भी दिया था, ठीक है, इसमें एसवीटी में कैरोटिड मसाज भी देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, कैरोटिड मसाज दिया पेशेंट को, और कार्डोरॉन 150 mg दिया। बाद में पेशेंट को फिर से हमने कार्डोरॉन 150 mg बोलस में दे दिया फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए टोटल कार्डोरॉन कितने दिया मैंने 300 mg कार्डोरॉन बोलस में दिया, ठीक है, 300 mg कार्डोरॉन बोलस में दे दिया। बाद में फ्रेंड्स पेशेंट को देने के बाद ये पेशेंट का ब्लड कितना पल्स रेट 150 mm 150 पर मिनट तक पेशेंट का हार्ट रेट आ गए थे फ्रेंड्स, ठीक है, 150 तक आ गए थे, इसलिए पेशेंट धीरे धीरे स्टेबल हो रहा था। इतने कार्डोरॉन 300 mg स्टैट में देने के बाद हमने पेशेंट को रेफर कर दिया था, ठीक है। पेशेंट को रेफर करने के बाद पेशेंट स्टेबल होने के बाद फिर से हमारे पास आया वो, ठीक है, लेकिन पेशेंट को कार्डोरॉन 300 mg देने के बाद पेशेंट को स्टेबल हो गया थोड़ा सा, वो पेशेंट को रेफर कर दिया हमने, ठीक है। इसमें फ्रेंड्स हम लोग और एक चीज़ भी दे सकते हैं, इंजेक्शन झाइलोगार्ड, ठीक है, इंजेक्शन झाइलोगार्ड भी दे सकते हैं, झाइलोगार्ड 3cc स्टैट बोलस में भी दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। आईसीयू में भी उसके आईसीयू में मैनेजमेंट क्या करना रहता है फ्रेंड्स, इसका कार्डोरॉन का हम लोग इन्फ्यूजन लगाना रहता है, कार्डोरॉन का इन्फ्यूजन भी लगा सकते हैं, झाइलोगार्ड भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स। झाइलोगार्ड जो हम लोग देते हैं तो स्टैट बोलस में देते हैं 3cc, बाद में हम लोग कार्डोरॉन पे ड्रग ऑफ चॉइस जो है एंटी एरिथमिक ड्रग में ये एसवीटी के वगैरह इसमें ड्रग ऑफ चॉइस वगैरह कार्डोरॉन भी है। तो कार्डोरॉन से भी नहीं होता तो फ्रेंड्स हम लोग उसको डीसी शॉक भी दे सकते हैं। डीसी शॉक मतलब जो कार्डियो वर्जन रहता है ना 150 जूल से स्टार्ट करती है, जो हमारा टीवी में भी देखा है कि हम कार्डोरॉन मतलब ये डीसी शॉक कैसे देते हैं, ठीक है, डिफेब्रिलेटर से देते हैं वो, कार्डियो वर्जन भी बोलते हैं उसको। एक यहाँ पे वो लगाते हैं और एक लेफ्ट साइड पे यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल के पास लगा देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ पे है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल पे यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। उसको दे सकते हैं मैंने, लेकिन कार्डोरॉन से पेशेंट को स्टेबल किया, स्टेबल करने के बाद पेशेंट को रेफर किया था, ठीक है। इसलिए एसवीटी में हम लोग 3 चीज़ें दे सकते हैं, एक तो झाइलोगार्ड 3cc स्टार्ट में दे सकते हैं, नहीं तो इंजेक्शन कार्डोरॉन दे सकते हैं। कार्डोरॉन कितना दे सकते हैं 150 mg 150 mg 150 mg ऐसे 450 mg तक दे सकते हैं हम लोग। बाद में उसको इन्फ्यूजन पंप लगा सकते हैं, ठीक है। जो इन्फ्यूजन पंप कैसे लगाना मैंने आपके लेक्चर्स में हमने बताया है, ठीक है, कार्डोरॉन का इन्फ्यूजन वगैरह कैसे डायल्यूट करते हैं, डेक्सट्रोज 5% में डायल्यूशन क्यों करना रहता है वगैरह, ये सब चीज़ें हमने देखी है फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए हमने जो देखा है कि इंजेक्शन कार्डोरॉन दे सकते हैं, इंजेक्शन झाइलोगार्ड दे सकते हैं, बाद में हम लोग डीसी शॉक भी दे सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इस चीज़ से हमने ये एक्सट्रीम इमरजेंसी भी थी, लेकिन हमने वार्ड में ही पेशेंट को ऐसे स्टेबल किया था फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसे कार्डोरॉन 150 mg एक बार 300 mg स्टार्ट बोलस में दिया था, बाद में पेशेंट को रेफर किया था, ठीक है। पेशेंट इससे स्टेबल हो गया था फ्रेंड्स। ईसीजी में भी देखा आपने, ईसीजी में कैसे सुप्रावेंट्रिकुलर टकीकार्डिया वगैरह था, ठीक है, इस तरह से हम पेशेंट को मैनेज किया था। इसमें और किसी को डाउट फ्रेंड्स? हेलो, ये 2 केसेस में किसी को डाउट है? हाँ, 450 450 तक दे सकते हैं, 450 तक दे सकते हैं, 450 तक दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। जो अमाइड कार्डोरॉन का रहता है ना, कार्डोरॉन 32cc में डेक्सट्रोज 5% में डायल्यूट करना रहता है वो, ठीक है।
जो हम लोग जो आईसीयू का प्रोटोकॉल क्या है, उसको आईसीयू का प्रोटोकॉल जो 900 mg कार्डोरन देते हैं, ठीक है। 900 mg मतलब कितना हो गया, 900 mg कार्डोरन देते हैं, वो 32 cc डेक्सट्रोज 5% में डाइल्यूट करते हैं, ठीक है। 900 डिवाइड बाई 150 करो, 60, ठीक है। 6 एम्पुल हम लोग 150 mg का एक एम्पुल, 50 mg का एक एम्पुल, 50 mg पर ml इसमें रहता है, एक एम्पुल में कितना रहता है फिर 150 mg एक एम्पुल में रहता है, ठीक है। एक एम्पुल में 150 mg कार्डोरन रहता है, ठीक है। 150 इंटू 6 करो, मतलब हमको 6 एम्पुल लेना है, इन्फ्यूजन लगाना है तो 6 एम्पुल कार्डोरन के लेने हैं, और 32 cc मतलब 32 ml डेक्सट्रोज 5% लेना है, ठीक है। 32 cc डेक्सट्रोज 5% लेना है, और वो किसे 2 ml से या 2.5 ml से, मतलब स्टार्टिंग विथ 2 ml पर आवर से इसे स्टार्ट लगा देना रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। और एक बार बता दूं सागर, जो हमारा कार्डोरन का एम्पुल रहता है ना, ठीक है, कार्डोरन को जो एम्पुल रहता है ना, कार्डोरन का एम्पुल में 150 mg पर 3 ml रहता है, मतलब 50 mg पर ml से रहता है। इसलिए आप लोग जो इंजेक्शन वगैरह देखते हैं ना, इंजेक्शन वगैरह देते हैं, उसको जरा सा ये कितने ml में कितना रहता है ये भी देखना रहता है, ठीक है। 50 mg में पर ml 50 mg रहता है, जो एक एम्पुल में 150 mg रहता है, ठीक है। ऐसे 6 एम्पुल लेना रहता है, 6 एम्पुल डायल्यूट करना है 32 cc डेक्सट्रोज 5% में, ठीक है। 32 cc डेक्सट्रोज 5% में लेने के बाद उसको 2 ml पर आवर से ऐसे सेट करके लगाना रहता है कार्डोरन, ठीक है। ये जरा आईसीयू मैनेजमेंट की है, ये सब चीज़ें है ना, आपको जरा सा धीरे धीरे प्रैक्टिस से डेवलप होती जाएगी, ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे धीरे देखने के बाद, कई बार ऐसे देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कैसे लगाना है, ठीक है। सागर और कुछ किसी, हाँ, और किसी को कुछ डाउट है? फ्रेंड्स, ये जो 2 केसेस देखी है मैंने, रिकॉर्डिंग की है इसकी, ठीक है। रिकॉर्डिंग भी मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ, जरा सा आप भी अच्छी तरह से देख लेना ये, ठीक है। जो कुछ भी हमारे स्टूडेंट्स वगैरह इस लेक्चर को मतलब अटेंड कर नहीं पाए, ये भी हम लोग वो भी देख पाएंगे, ठीक है। और कुछ भी है ऐड करने लायक तो आप बता देना, मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। इसलिए लेकिन फ्रेंड्स, जो हम लोग जो डायग्नोसिस पे ज़रा सा फोकस करना, हम लोग मेडिसिन सीख रहे हैं तो डायग्नोसिस कैसे करते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या देना है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कैसे करना है, ड्रग ऑफ चॉइस में क्या देना है, उसको पेशेंट को मैनेज कैसे करते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि ये सीखने के बाद हम लोग एक समझो प्रैक्टिकली तुमने भी कुछ पेशेंट को अप्लाई कर दिया, तो सबसे बड़ी खुशी की बात ये, सबसे मेडिकल फील्ड में जो आप लोग किसी की जान बचा रहे हैं, तो इससे बड़ी अचीवमेंट कुछ नहीं हो पाती, ठीक है। मैंने ऐसे एक हाल ही में कितने पिछले महीने की बात है ये, कि 2 पेशेंट अच्छी तरह से मैनेज करके, अच्छी तरह से उनका हमने ईसीजी भी दिखा दिया था आपको, ठीक है। अच्छी तरह से मैनेज करके पेशेंट की जान भी बचाई है, और पेशेंट अभी भी एकदम स्टेबल कंडीशन में है फ्रेंड्स, ठीक है। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट रहती है हमारे मेडिकल फील्ड में। इसलिए ज़रा सा आप भी इससे धीरे धीरे इस हिसाब से, मतलब ट्रीटमेंट वगैरह कैसे करना है, डायग्नोसिस वगैरह कैसे करना है, ये सब चीज़ें धीरे धीरे देख लेना फ्रेंड्स, ठीक है। यही हमारे क्लास का यही मोटो है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ये कितना नॉलेज को बढ़ाना है फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए क्वेश्चनिंग भी रहते हैं ना, आपको खुद से भी क्वेश्चन करना है कि हम लोग किस हिसाब से दे रहे हैं। मैंने खुद से, मतलब ये पेशेंट डायग्नोसिस किया था ना एमआई का, मैंने खुद से पूछा था कि यार ब्रेडिकार्डिया चल रहा है पेशेंट का, ब्रेडिकार्डिया भी है, पेशेंट को टकीकार्डिया रहना चाहिए, लेकिन ब्रेडिकार्डिया क्यों चल रहा है, इसलिए कार्डियक भी देखते हैं। बाद में पेशेंट ने स्टेन वगैरह किया था, मोशन वगैरह लगी थी, इसलिए ज़रा 2-4 चीज़ें रहती है, हमें एकदम ट्रिगर करनी चाहिए कि हाँ भाई ये हो सकता है, ठीक है। ये होने के बाद समझो डायग्नोसिस तो कंफर्म हो गया, तो सबसे बड़ी अचीवमेंट रहती है। क्योंकि किसी को नहीं लगा था कि फ्रेंड्स ये एमआई की केस हो सकती है, ठीक है। अगर मैंने भी नेगलेक्ट कर दिया तो पेशेंट की जान तक भी आ जाती ना। इसलिए अच्छी तरह से पेशेंट का ऐसे मैनेज करना रहता है, ठीक है। डायग्नोसिस वगैरह करके धीरे धीरे आपको भी ये डेवलप होते जाएगा कि कैसे कैसे ये मैनेज करना रहता है, ठीक है। और कुछ हाँ, बता बोलिए। ये हाइपरग्लाइसेमिया है, पेशेंट का 319 वगैरह शुगर है, पेशेंट नॉन केस डायबिटिक है, ठीक है। नॉन केस डायबिटिक है तो उसको इंसुलिन पे लेना रहता है, क्योंकि वो उसके टैबलेट वगैरह ऑलरेडी चल रहे थे, ठीक है। हमने पेशेंट को, ये हाइपरग्लाइसेमिया ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। हमारे लाइफ थ्रेटनिंग क्या है, पेशेंट इन्फोवॉलेमा बैठा है तो उसको हाइपरटेंशन डेवलप हो रहा है, पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया डेवलप हो रहा है, तो आगे चल के पेशेंट को हार्ट ब्लॉक हो सकता है। बाद में एक बार हार्ट ब्लॉक बैठ गया
तो इजेक्शन फ्रैक्शन वगैरह पेशेंट को है जो डिक्रीज होते जाता है और पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक में जाके पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। ये सब चीज़ें इसलिए मैनेज करना सबसे इंपॉर्टेंट बात रहता है कि उसको हार्ट को प्रीफर करना है, ठीक है। हार्ट को पहले सेफ जोन में लाना है, और जो हाइपरग्लाइसेमिया है ना 319 वगैरह शुगर है, उसको हम लोग इंसुलिन वगैरह भी दे सकते हैं, ठीक है। इंसुलिन हम लोग समझो एडमिटेड पेशेंट है, एडमिटेड पेशेंट को हम जो इंसुलिन जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन में कौन सा आता है, ह्यूमन एक्रेपिड आता है, ठीक है। शॉर्ट एक्टिंग में ह्यूमन एक्रेपिड आता है, उसको हम लोग सबक्यूटेनियस भी दे सकते हैं और आईवी डाइल्यूट करके भी दे सकते हैं। ओनली इंसुलिन ये अवेलेबल है कि जो आईवी डाइल्यूट कर सकते हैं, ओनली ह्यूमन एक्रेपिड जो है आईवी डाइल्यूट कर सकते हैं। बाकी सब जो इंसुलिन है वो इन्फ्यूजन मतलब सबक्यूटेनियस ही दे सकते हैं। ये 319 शुगर है तो उसको हम लोग ह्यूमन एक्रेपिड उसके स्लाइडिंग स्केल के हिसाब से हम लोग ये हाइपरग्लाइसेमिया मैनेज कर सकते हैं। हाइपरग्लाइसेमिया ज़्यादा मेजर इश्यू नहीं है इसमें, ठीक है। ठीक है, किसी को और कुछ डाउट वगैरह? हम लोग जो आगे का केस डिस्कशन करेंगे ना, हम लोग जरा सा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस वगैरह देखेंगे, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में भी एक बहुत अच्छी केस थी, अगले सेशन में हम लोग देखेंगे, ठीक है। और किसी को डाउट वगैरह है तो मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, डाउट नहीं है ना किसी को और? ठीक है फ्रेंड्स, आप भी इंडिया पाकिस्तान मैच चल रहा है, ठीक है। आप भी एंजॉय कर लेना मैच ये, लेकिन उसके साथ साथ ज़रा सा ये मेडिसिन लेक्चर्स पे भी हम लोग ध्यान देना है, ठीक है। अच्छी तरह से पढ़ना भी है आपको। और किसी को डाउट वगैरह, हम लोग ये ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ वगैरह है, ऑनलाइन ये जूम मीटिंग वगैरह है वो हफ्ते में लेते जाएंगे। पिछले हफ्ते में जूम मीटिंग हमने नहीं ली थी क्योंकि ज़रा सा मुझे प्रॉब्लम्स वगैरह, हमारे घर में ज़रा सा प्रॉब्लम्स वगैरह थी, ठीक है। किसी की तबीयत वगैरह ठीक नहीं थी, इसलिए पिछले लेक्चर हमारा मिस हुआ था, ठीक है। इसलिए हम लोग ये लेक्चर्स लेते जाएंगे, और किसी को डाउट वगैरह हो तो पर्सनली पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, गुड नाइट एवरीवन, बाय। हम लोग ये जूम सेशन मीटिंग बंद करते हैं अभी, ठीक है। गुड नाइट, बाय।